बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 8 तारीख है और 11 तारीख को विफाकी बजट पेश होगा। विफाकी बजट के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह के तुंदो तेज़ जुमले बोले और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कड़ी शराइत रखी गई हैं, तो आने वाले दिनों में विफाकी बजट के ऊपर किस तरीके की गहमा गहमी होगी। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि विफाक सड़कों की तामीर के पैसे नहीं दे रहा बल्कि नालियां बना रहा है, और उसकी जवाबी हमला आवर हुए असद उमर साहब, जिनका यह कहना था कि बरसों ये इक्तदार में रहे लेकिन इनकी जानिब से कुछ किया नहीं जाता रहा। विफाक सड़कें भी बना रहा है, नालियां भी बना रहा है, तरक्याती काम भी कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी तुंदो तेज जुमलों का तबादला जारी है, तो देखते हैं पहले कि क्या कहा गया दोनों जानिब से, फिर इशू पे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं। सर, ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हम एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है। जो उनकी लीडरशिप है उनसे मेरी गुजारिश होगी, कुछ ज़र्फ होते हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है, तो बात करने का तरीका होता है, वो सीख लें। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, विफाकी हुकूमत को क्या मसाइल होंगे जो वो अपोजिशन जो है एक दूसरे पे ही बमबारी कर रही है। विफाकी हुकूमत तो चुपचाप बजट पास करवाए, अपने काम करवाए, तरक्याती स्कीमें जो रखी जाती हैं वो अवाम तक पहुंचाए, उनको क्या फिक्र होगी इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखें, हमने काफ़ी दिन पहले कहा था कि ये बजट बासानी मंजूर हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है ये एक दूसरे की अपोजिशन होंगे, ये हुकूमत की अपोजिशन नहीं होंगे। देखिए, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर आप ये कहें कि किसी अपोजिशन से कोई ख़तरा है, वो नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये अपना टाइम पूरा करेंगे, वो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। ये सब कुछ एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत चल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अब ख़तरा क्या पैदा हो गया, अब मामला हो गया, दौर शुरू हो गई है। दौर शुरू हो गया कि बड़ा अपोजिशन लीडर कौन है, शहबाज शरीफ, मरियम, मौलाना, बिलावल कौन है। असल मामले को हम आज वो डिस्कस करते हैं, वो चीज़ सामने लाते हैं, वो ब्रेकिंग आपको मैं देता हूँ। या सर, मामला ये हुआ कि शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के साथ रवाबत हुए, बड़े करीब तल्लकात बनना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर में भी कह दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो जो कहेंगे हम उनके साथ चल जाएंगे। इस दौरान में मरियम साहिबा जो हैं उन्हें यह चीज़ बड़ी सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि मरियम साहिबा चाहती हैं कि जो मुझे पसंद नहीं वो ही शहबाज शरीफ भी पसंद ना करें, वही हमजा भी पसंद ना करें, बस जो मैं हूँ वही हो। इसके बाद आपने देखा कि एक तासर देने की कोशिश की गई कि जनाब ये इकट्ठे हैं, और फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी ये गए, जो इनकी 9 जमातों की एक थी, उसमें मरियम भी गई, इकट्ठे गए, बड़ा एक शोर मचा। उस शोर मचने के बाद एक मीटिंग होती है मुस्लिम लीग नून की, जो मियाँ नवाज शरीफ जिसको चेयर करते हैं, जिसमें ये सबसे राय ली जाती है, और उसके बाद ये फैसला होता है कि अपोजिशन जो है भरपूर तरीके से किरदार अदा करेगी या सर, और कुछ लोगों को बुला भी लिया जाता है कि छोरे मुफाहमत की बात ना करें, दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये सारा मामला भी लोग वहाँ पहुँचे नहीं बरतानिया, तो यहाँ पर एक नई गेम शुरू हो गई। नई गेम क्या शुरू हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने, जिसने ये कहा था कि जनाब मरियम माइनस कर दें तो हम मुत्तहिदा पोजीशन में आने के लिए गौर करेंगे। अब मरियम ने कहा अच्छा जी आप हमें करते हैं। मरियम ने अपने 4, 6, 10 जो इनके अपने करीबी लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई, और ड्यूटी आपने देख ली कि किस तरीके से एहसन इकबाल ने असम्बली में जो पार्लियामेंट में कहा, शाहिदा खान अब्बासी की भी आपने गुफ्तगू सुन ली, और अब आपने गुफ्तगू सुन ली है बिलावल भुट्टो साहब की भी सुन ली। उसके बाद काम तेज़ हो गया। या सर, अब अंदर की खबर ये है जो मेरे पास बड़े अहम ज़राए ने मुझे दी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है हर सूरत में कि हम असम्बली में साबित करें कि हम ही हैं, और मुस्लिम लीग नून को ज़ीरो किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से राब्ते किए। बैठक एक हुई इस्लामाबाद में। यासर, साबिक चेयरमैन सेनेट थे, वो भी बीच में मौजूद थे। 2 साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी की तरफ से, हाँ जी, 2 साबिक चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। नून लीग की तरफ से 2 बड़े अहम अफराद उसमें मौजूद थे। एक शख्स की तरफ से पैगाम गया, वो जेल में है, उसकी तरफ से भी एक शख्स वहाँ पे जाके बैठा मीटिंग में। तो मीटिंग में हुआ कि भाई इस तरह करें कि कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इकट्ठे हो जाएं, और ये जो बजट है उसमें थोड़ा सा शोर डालें, बाकी जो होना वो होगा, लेकिन एक मुत्तहिदा अपोजिशन नज़र आए।
तो पता है पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि 4 लोग जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं अच्छा, कंट्रोल नहीं करेंगे, और 2 जो हैं इनको इनकी ज़बान, ये लफ्ज़ कहा गया कि 2 जो हैं इनकी ज़ुबान पे जब तक आप कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, मैं वो इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ कर सकता, तो उस वक्त तक हम ताला कह देते हैं, ताला नहीं जब तक लगता। वो 4 लोग जो थे उसमें जनाब एक नाम लिया गया शाहिदा खान अब्बासी, एक नाम लिया गया जनाब एहसन इकबाल, एक राना सनाउल्लाह, सही, और एक परवेज़ रशीद। सही। कहा गया कि जब तक ये 4 लोग कंट्रोल में नहीं होते, कहा कि जनाब इनमें से तो एक तो असम्बली में है ही नहीं, उसने कहा नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन बाकी तो सब कुछ है ना। इस शर्त ये पेश की, बैकफुट पे अगर चले जाते हैं तो फिर नून लीग में इस वक्त बोलने वाला कौन? उस वक्त वहाँ पे बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उस सारी कोशिशें रह गई। ये पैगाम शहबाज शरीफ तक पहुँच गया। अब शहबाज शरीफ, आपको पता है शहबाज शरीफ सख्त नाला है इन 4 लोगों से, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। राना सनाउल्लाह से ज़रा वो इतना ज़्यादा नाला नहीं है, लेकिन बाकी लोगों से वो सख्त नाला है। तो शहबाज शरीफ को आपको नज़र आया कि ये 2-4 दिन में इनकी खामोशी कितनी है शहबाज शरीफ की, आपको नज़र तो आ गई होगी ना। तो वो खामोशी इसलिए नहीं है कि वो बीमार है, अल्लाह ना करे, इसलिए नहीं, कोई और मामला है, बल्कि हकीकत बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, और जब वो हो नहीं रहा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ जाते हैं, मामला किस तरफ जाएंगे, मामला क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शराइत आई हैं, मुस्लिम लीग किसी सूरत में उन शराइत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सही। जब मुस्लिम लीग नून पूरा नहीं करेगी शराइत को, तो जनाब अब होगा क्या? अब पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी, और मौलाना फजलुर रहमान जो इस खुशफहमी में थे कि मैदान लगेगा पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद बाहर मैं मैदान लगाऊंगा और बल्ले बल्ले करूंगा। अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कोई नहीं होता। तो आप ये देखिए कि माजी करीब के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं, वापसी उनकी होगी तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा, उनकी वापसी पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, तो अब वो किस मुंह से कह रहे हैं कि सियासत के अंदर बंद गली कोई नहीं होती? इसलिए कह रहे हैं कि सियासत के अंदर सच भी कोई नहीं होता, सियासत के अंदर झूठ ही झूठ है ना। माज़रत से पुराना बयान सच ना माना जाए तो फिर ये भी सच कहां से होगा? ये भी सच नहीं हो, मैं कह रहा हूं ये नहीं होगा भाई, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, किचन कैबिनेट कभी नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी आगे आए, मेरा इशारा आप समझ लें, नहीं चाहती। मैंने जो आपको नाम ले दिए, मैंने आपको बता दिया कि ये शराइत हैं। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम मुत्तहिद हो जाएं और पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दें, सिर्फ टफ टाइम तक है। देखिए अब बजट होना है बड़ा ईजी, कुछ चीज़ों पे ये इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे, बस इतना ही होगा। फिर उस एहतजाज के दौरान आप देखेंगे, ले मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ, 1 से 2 दिन बाद एक बड़ा ट्वीट आ रहा है, और वो बड़ा ट्वीट जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़्यादा इख्तलाफ पैदा करेगा। किसका ट्वीट होगा आप देख लीजिएगा। मरीम नवाज साहब, मैं कह रहा हूँ देख लीजिएगा ना, कुछ चीज़ें रहने भी दें, आप देख लीजिएगा, इशारा तो देना। मैं कह रहा हूँ बड़ा ट्वीट है, बड़ा ट्वीट किसका हो सकता है? नून लीग की तरफ से हो सकता है, नून लीग की तरफ से होगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ बिल्कुल क्लियर बता दूँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, और जो इनके इत्तेहादी भी भागने की तैयारी कर रहे थे, कुछ नखरे दिखाने थे जिन्होंने बजट से पहले, उन्होंने देखा कि अपोजिशन इतनी आपस में लड़ रही है कि हमने नखरे दिखाए तो हमारा भी किसी साहब आज तो वो कोई बात हुई है ना तारिक बशीर चीमा के हवाले से कि वो नहीं पहुंचे उधर, उन्हें बुलाया भी गया लेकिन वो नहीं पहुंची उनकी टीम, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि हमारे कुछ इख्तलाफात हैं, हमारी बातें नहीं मानी गई, अकेले आपसे मिलना है। देखें वो अकेले मुलाकात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, ये तो मैं देखें उन्होंने ये नहीं कहा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब परवेज़ लाई साहब की मर्ज़ी के बगैर छोड़ ही नहीं सकते, और परवेज़ लाई साहब इनके साथ अभी तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये जो इत्तेहादियों पॉसिबल है कि वो परवेज़ इलाही साहब के बगैर, उनकी मंशा के बगैर वज़ीर आज़म से ये बात कर सकें? बिल्कुल नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो वो कहेंगे, चौधरी शहजाद साहब जो कहेंगे वही बात होगी। देखें आप लोग समझते थे कि जनाब इतने लोग अलहदा होकर फलां चलेगी, हम भी समझते थे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह दूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शहजाद हुसैन, तारिक बशीर चीमा कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, ये बिल्कुल साथ हैं, ये बिल्कुल साथ रहेंगे, ये उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तहरीक इंसाफ इनका साथ नहीं छोड़ेगी। सही। राना साहब, और अपोजिशन, मैं फिर कह रहा हूँ, आज की गुफ्तगू और कल की गुफ्तगू के बाद अगर नुकसान पहुंचा अपोजिशन को पहुंचा है, और मौलाना फजलुर रहमान बड़े शदीद सदमे में है, उनका बनता है, बड़े शदीद सदमे में, आगे बढ़ते उन्हें बीमार ना करते, अल्लाह ना करे।
अच्छा, यानी हम एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिनों पहले जो हिकमत अमली अपनाई थी कि ट्रेडर्स और लेबर यूनियंस को अपने साथ में लाया जाएगा, उसका क्या नतीजा रहा। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऑपोजिशन में बढ़ती तलखियां जो हैं हुकूमत के लिए किस हद तक फायदा मंद हैं? आने वाले दिनों में बजट जब पेश होने जा रहा है तो उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, अब सिंध एक बयान अगर देगा कि 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, तो इस बयान को लेकर क्या कौम परस्ती की जानिब हम माइल हैं? क्या हम मुत्तहिद होकर ऐवान के अंदर एक ऐसी चीज़ पर बहस कर सकते हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से एका कर सकते हैं जिस पर दीगर अपोजिशन जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं? मिल बैठ के बात हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह क्या है? इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इंतखाबी इस्लाहात को ले लें, बजट को ले लें, तरक्याती कामों को ले लें, विफाक का सूबों को दिए जाने वाला हिस्सा ले लें, सूबा सिंध को हमेशा से मसाइल रहे, अब भी हैं, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें करने लगा है सूबा सिंध। आप क्या समझते हैं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से यह कुछ हो रहा है, या फिर ऑपोजिशन की यह तलखी हुकूमत के लिए कितनी फायदेमंद है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी पहली गुजारिश तो ये है कि हम सूबा सिंध ना कहें, सूबा सिंध की हुकूमत कहें, इसलिए कि तहरीक इंसाफ एक पूरी जी दुरुस्त फरमाया आपने। तहरीक इंसाफ असल में पाकिस्तान भर की जमात है और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हर असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर हर सूबे के अंदर मौजूद है। चुनाचे मैं ये कहता हूँ कि हमें तो 3 साल हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो पिछले आप समझ लीजिए 70 से लेकर अब तक 51 साल की पार्टी है, और 3 दफ़ा 4 दफ़ा वजारत उज़्मा, और इसके अलावा यानी पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर तो मुकम्मल 13 बरस से हुक्मरान हैं। लेकिन जिस कदर इस वक्त सिंध की हालात ख़राब हैं अवाम के एतबार से, मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे सूबे के अंदर इस तरह की महरूमियाँ और इस तरह के हालात हैं। एक छोटे बच्चों के कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो है, उससे लेकर तो पानी की जो नाजायज़ ज़राए से जो वडेरों का उसको छीन लेना है आम हारी से, उस तक आप चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हुकूमत का हाल है। और वहाँ पर आपको मालूम है कि कोई एक ऐसा महकमा नहीं है कि जो नैब में जवाब देना हो, जो किसी और एंटी करप्शन के अंदर मौजूद ना हो। खुद वज़ीर आला जो मौजूदा हैं, इनके ऊपर भी केसेस हैं। जब भी ऐसी सूरत हाल पेश आती है, और पीपल्स पार्टी ने अब ये वतीरा बना लिया है कि वो सिंध करना शुरू कर देती है, और ये मैं समझता हूँ कि एक कौमी जमात के लिए बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है। उसके बाद आ जाइए पीपल्स पार्टी की आपने बात की, सिंध की बात की एजाज साहब, और आपने से कहा वो सिंध की एक जमात है और वो सिंध करना शुरू कर देती है। हर शख्स पे मुकदमात भी हैं करप्शन के और दीगर मामलात में। लेकिन इसके बावजूद सिंध में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आपके उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले से कम वोट और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले से ज़्यादा वोट लेकर जीत रहे। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, राना साहब आप खुद इस बात को समझते हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाबाती को आप ले लें तो 2013 और 14 और 15 के अंदर तहरीक इंसाफ ने 8 इंतखाबात मुसलसल जीते थे। राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, हाफजाबाद, लाहौर, लोधरा, नेम एनीवन, फैसलाबाद, और हर जगह अपने वोट के अंदर इजाफा किया था। ये एक सब उस वक्त आप अपोजिशन में थे, हालांकि आप अपोजिशन में थे, अब आप हुकूमत में। मैं बताता हूं ना जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, दोनों का फर्क समझ लीजिए। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो हुकूमतों की गिरफ्त एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी, और जो आज़ादाना अदारे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर विटनेस कोई और नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि 9 माह वजीराबाद,
पहले वो वहाँ के जो हमारे मरहूम शौकत साहब थे, और 8 माह पहले वो थे साहब फौत हुए। डस्का के अंदर एक पाई का तरक्याती काम जो है हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, और इस बात का इंतजार किया गया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, कोई मुदाखलत उसके अंदर ना की जाए। चुनाचे तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये, जिस तरह हम हर फील्ड के अंदर एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, हर हमने उसूलों की पासदारी की। चौधरी साहब, इसे अगर एक मसद एहतराम इसे एक दूसरे एंगल से देख लिया जाए कि जब आप अपोजिशन में थे तब आपने ज़िमनी इलेक्शन जीते तो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था। अब अपोजिशन ये समझती है कि अवाम में जो मकबूलियत है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक कराची का इलेक्शन और एक नौशहरा का इलेक्शन, 2 इलेक्शन ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी नशस्तें हार दी, बाकी तो PMLN की नशस्तें थीं। फर्ज करें वजीराबाद की बात कर लेते हैं। वजीराबाद में हमने 32,000 से इलेक्शन आ रहा था, अब 4,500 से आ रहा है। फर्ज कर लेते हैं डस्का का इलेक्शन 61,000 वोट था, इस वक्त हमारा 94,000 वोट है। तो हम हुकूमत में रह के भी ये जो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की जमात है, इस वक्त कराची में क्या हो गया? कराची में क्या हो गया? इसके अलावा कहीं नहीं है। जहां पे वाडा साहब की नशिस्त पे वहां पे क्या हो गया? कराची में कराची में मैं आपसे अर्ज करता हूं, कराची में तो राना साहब ये हुआ कि वहां पर 19% से भी कम वोट पड़े हैं। वो तो सिर्फ 20% का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए वोटों में यानी दूसरे तरीके से इजाफा किया गया, और उसको कानूनी तौर पे इलेक्शन बनाया गया, वरना वो इलेक्शन ही नहीं है। यानी इस आगे चलते हैं जरा। बजट आ रहा है 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद बजट आ रहा है। बजट की तैयारी है कि अपोजिशन जमातों के साथ कोई बैठक हो गई, कि अपोजिशन जमातों के साथ कोई राब्ते हो गए कि बेहतरीन तरीके से बजट मंजूर कराया जा सके। और दूसरा, मुस्लिम लीग काफ आज आपसे नाराज है, आज खुल के उन्होंने नाराजगी का इजहार कर दिया है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली है? देखिए राना साहब, आपको पता है कि ये PTI लेड गवर्नमेंट है और ये कोलिजन पार्टनर्स हैं, यानी उनके एतराज़ात, उनकी अगर कोई नाराज़गी होती है तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि हम उनसे राब्ता कायम करें, उन्हें अपने जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और काफ लीग के अंदर बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, वो तहरीक इंसाफ को कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब को, आप जानते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो हमसे बात करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। इस तरह दीगर सियासी जमातें भी हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि ये अगर 3 साल तकरीबन तहरीक इंसाफ ने गुजार लिए हैं और अपोजिशन चारों शाने चित है, बल्कि मैं समझता हूं कि जूतियों में दाल बट रही है, तो मैं नहीं समझता कि बाकी मानदा जो 2-2.25 साल बाकी रह गए हैं, कोई तहरीक इंसाफ को मुश्किलात होंगी। अच्छा, जो कारकर्दगी और डिलीवरी, ये बात हम भी मानते हैं, ये सबको सब जानते हैं कि चौधरी बरादरान जो हैं वो वज़ादार आदमी हैं, अगर किसी के साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। लेकिन बात ये है कि कोई भी तकरीब हो, किसी भी जगह पे बात करनी हो, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसी एक मौक़िफ़ पे हैं कि हमारे जो मुतालबात थे वो माने नहीं गए। हम मशवरा हर मौके पर देते हैं, लेकिन अब आगे से जवाब ये आता है कि हम नए नहीं हैं। आज चीमा साहब का भी मौकिफ वही था कि हमें बात करनी है, हमारे मुतालिबात नहीं माने गए। उनके छोड़ के जाने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, मुतालिबात ना मानने की बात हो रही है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, कुछ हुकूमत की अपनी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। मैं मुतालबा करने वाला हूं, मैं अपने फहम के मुताबिक मुतालबा करता हूं, और हुकूमत अपने जो लिमिट्स हैं, जो 4 वॉल्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ हैं या पार्लिमानी रवायात हैं, उसके मुताबिक उसको फैसला करती है। ये तो आप दाद दें ना कि इन 2.25-3 साल के अंदर वो जब भी कोई गिला करते हैं हम मोहब्बत से सुनते हैं और इतना मैक्सिमम रफा कर देते हैं कि हम फिर साथ मिलकर काम फिर एक साल निकाल लेते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता फिर एक साल निकाल लेते हैं। चीमा साहब से डील करते हैं कि एक साल, जी इंशाल्लाह। चीमा साहब हमारे भाई हैं, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे भाई हैं, उनकी बात का कभी हमने बुरा नहीं बनाया, खुश दिली से उसे सुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर सुने आपकी पार्टी ने 2 सीनियर तरीन अफराद को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी भेजा है कि बजट बड़े अच्छे तरीके से मंजूर हो सके। क्या मुस्बत नताइज निकले? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, थोड़ी ताखीर हुई है। हमें
दोनों बड़ी सियासी जमातों से बजट के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, पानी की तकसीम के हवाले से हर वक्त राब्ते में रहना चाहिए। जो सेंसिटिविटी है पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां रिप्रेजेंटेड हैं, मैं तो सेनेट का मेंबर बन के ये बिल्कुल खुलेआम दावत देता हूं, सेनेट के अंदर फ्लोर के ऊपर भी और बाहर भी, कि हमें सारी ऑपोजिशन पार्टियों को जो अवाम के मफाद की चीज है उसके अंदर इंगेज करना चाहिए। शुरू हुई उसका क्या नजर निकला है, ये तो वो जुलूस करते रहे, जो भी मीडिया से बिल्कुल छुपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला उसका रिजल्ट जो है, मुज़ाकरात जो शुरू हो चुके हैं, उसका रिजल्ट ये होगा कि वफाकी बजट भी अक्सरियत से पास हो जाएगा और पंजाब का सूबाई बजट जिसका ज्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है वो भी इत्मीनान से पास हो जाएगा। यही बुनियादी बात होती है। पाकिस्तान हमेशा बजट ने तो ईवीएम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, वो तो ये कहते हैं हम इसका बायकॉट करते हैं। तो आपको इंतजार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो शेरी रहमान साहिबा ने हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में ये कहा कि ये तो तिफले मकतब हैं, हम तो जान चुके हैं भारत में अपनाई जाने वाली पॉलिसी और यूरोपियन ममालिक में अपनाई जाने वाली पॉलिसी सारी नाकारा रही, फ्रॉड है, हम इसकी हिमायत कभी नहीं कर सकते। तो फिर ईवीएम का मेरा ख्याल है कि शेरी रहमान साहिबा, मैं समझता हूं उनके बारे में मेरी राय है कि पढ़ी लिखी हैं, टेक्नोलॉजी की भी कभी कोई मुखालफत करता है। 21वीं सदी के 21वें साल के अंदर कोई फर्द जो जी शऊर हो वो टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं कर सकता। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देख लें, उसके अंदर पहले इनके खदशात थे कि वो हैक हो जाएगी। हैक वो चीज होती है जिसमें नेट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई नेट इन्वॉल्व नहीं है, वो एक सादा मशीन है और बिल्कुल जो बाकी काम मैनुअल होना है वो सामने हो रहा होगा, उससे पहलूतेई नहीं होगी। सिवाय इसके कि ये जो बायोमेट्री है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इससे बड़ी नेमत नहीं अता की आइडेंटिफिकेशन की। चुनाचे वो सिर्फ उसमें फर्क ये होगा कि वहां अंगूठा लगेगा और पता चलेगा कि वोटर असली है कि जाली है, और वो वोटर अपने चॉइस के कैंडिडेट के ऊपर अंगूठा लगाएगा। आप पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी जी मुज़ाकरात कर रही है, आपने बताया भी कोई इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुज़ाकरात कर लें ताकि पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी जो सियासत है वो तो ख़त्म हो। देखिए मौलाना और तरह के सियासतदान हैं, मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करूंगा तो सब पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है, नहीं थोड़ा फर्क है उनका, उनकी सियासत उनकी। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कभी भी ऐसे रिमार्क्स पास नहीं करता जो बाद में फिर मैं किसी के सामने बैठ न सकूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैंने इसलिए बात की है कि वो हमेशा इक्तदार में रहे, यानी मेरी होश की जिंदगी के अंदर ऑपोजिशन पहली है जो वो काट रहे हैं, ठीक है ना जी। इसलिए उनकी बाकी पार्टी के साथ हम सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी मैं ज़ाती तौर पर बातचीत करूंगा और उनसे ये कहूँगा कि आप लोग, एक पार्लिमानी तारीख है आपकी पूरी, आप उसकी रवायात को कायम रखें और कभी गुरेज ना करें। इस वक्त वो गुरेज की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं और JUI की कभी गुरेज की पॉलिटिक्स नहीं रही, वो हमेशा पार्लियामान के अंदर रहकर पार्लियामेंट से फायदा उठाकर आपने हमेशा बड़ी लेके इजाज़त साहब, आपको जानता हूं, आपने बड़ी खुल के बात की है, जहां गलत तो वहां पे गलत भी का है। एक बात तो बता दें, अपोजिशन में थे तो ट्रैफिक हादसा, मतलब ये ट्रेन हादसे पे वज़ीर-ए-आज़म साहब, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इस्तीफ़ा मांगते थे। अब इस हादसे पे सवाती साहब कहते हैं मेरा इस्तीफे देने से कोई जिंदा नहीं हो जाएगा, तो फिर उस वक्त इस्तीफा क्यों मांगते थे और अब इस्तीफा क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो मैं समझता हूं कि अब इजाज़त साहब, बिल्कुल इजाज़त साहब जो हैं वही जवाब देंगे कि जो पहले हमेशा देते थे, हमें उम्मीद है। बिल्कुल जो पहले बात कही जा रही थी वही असली मौक़िफ़ है। और मैं उस वक्त ये कहता था कि भाई अगर उस वक्त वजीरे रेलवे है और हादसा हो गया, वो इस्तीफा दे दे, हुकूमत आपकी है, आप बी को वहां पे लगा देंगे, उस वक्त मैं कहता था। लेकिन असल में बुनियादी तौर पे राना साहब गुजारिश ये है कि एहसास जिम्मेदारी जो है ना वो होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त जो रेलवे के वजीर आजम सवाती साहब बहुत ज़्यादा अखलाकी तौर पे अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे हैं, लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया इस मुल्क का ये है कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेपनाह खर्च कर दिया
और ये जो अखलाकी दबाव महसूस कर रहे हैं तो इस्तीफा दे के उन्हें चाहिए ना तो सब बिल्कुल दो आने खर्च नहीं। अखलाकी अगर दबाव है तो उन्हें इस्तीफा दे के चाहिए कि शफाफ इंक्वायरी हो और वापस आ जाएंगे। फिर मेरा ख्याल है कोई हर्ज की बात नहीं है, मैं सुबह उनसे इस पे बात करूंगा। वो कोई इक़्तिदार के साथ चिमटने वाले आदमी नहीं है, वो बहुत ही फेयर आदमी है। वो वफाकी वजीर हैं जिन्होंने अपने आप को अदालत के सामने पेश करके अपने आप को क्लियर किया अपने मामलात के अंदर। वो अदालत थी ना जो सब वो अदालत थी, अदालत ने बुला लिया था। अब अवाम की अदालत है, मेरा ख्याल कर देना चाहिए। जी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कोई इसमें मदाहनत की बात नहीं है, मेरी वो राय नहीं है जो बाकी दोस्तों की है। मैं इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे कहता हूं, कोई अर्ज नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसे एडमिट करना चाहिए। ये कौम ज्यादा देखें, गलती के ऊपर आप इंसिस्ट करें तो वो गलती से गुनाह की तरफ चली जाती है। गलती पर और गलती तस्लीम करके बल्कि वो गुनाह कंसीडर किया जाता है। और अगर आप अखलाकी दबाव में हैं तो इस वक्त जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए, और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उस मनसब से अलहदा हो जाना चाहिए तब तक जब तक शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अपोजिशन से बात हो रही है बजट के हवाले से भी, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी, सिंध में पानी के मसले के हवाले से भी, और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी एजाज चौधरी साहब के मुताबिक। लेकिन अब जो पेशरफ्त हो रही है वो मुस्बत समत में हो रही है, और हमें उम्मीद है कि हम मजमूई तौर पर बेहतरीन फैसले कर पाएंगे। तो इस बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या राय रखते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, जब अपोजिशन कुली तौर पर यह समझती है कि जो आशारिये बताए जा रहे हैं वो मुस्बत नहीं है, मनफी हैं और ये फ्रॉड है, और जब वो अपोजिशन ये समझती है कि बजट जो है वो अवामी मफाद में नहीं आने वाला, अवाम दुश्मन होगा, तो ऐसे में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे तो गोलाबारी आपसी तौर पे शुरू हो चुकी है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें हुकूमत को फायदा है? यकीनन जी, अपोजिशन की आपस की लड़ाई का हुकूमत को फायदा होता है और होने का इम्कान है। और हमने तो शहबाज शरीफ साहब को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने तो ओपन ऑफर कर दी कि ये हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां बनाए हुए है और अवाम दुश्मन बजट लाने का इरादे रखती है, जो अभी तक उनके जो इशारे सामने आए हैं, तो इस बजट को ब्लॉक करने के लिए और इसको मजबूर करके बजट को ठीक कराने के लिए, उस बजट को रोकने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। कोई कंडीशन भी नहीं लगा रहे हैं, हमारी तरफ से तो उनको ऑफर है। अब सवाल ये है कि वहाँ पे जरा माहौल तल्ख है असेंबली के अंदर और जमातों के अंदर, तो उसमें तल्खी यकीनन बढ़ी है। पिछले चंद हफ्तों से या कुछ महीनों से अपोजिशन की जमातों के दरमियान तल्खी बढ़ गई है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि इस तल्खी का हुकूमत को फायदा है। जब तक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, न सिर्फ हुकूमत का इरादा दुरुस्त नहीं हो सकता, इनकी राहें दुरुस्त नहीं हो सकती, बल्कि जो हमारा ख्वाब है कि इस मुल्क में एक आईनी हुक्मरानी हो, सिविल सुप्रीमेसी, वो भी नहीं हो सकती। और उसके लिए लेकिन ये देखना है कि क्या इस वक्त जो तनाव आया है उससे पीपल्स पार्टी कसूरवार है कि नहीं। पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी एक मौके पे कोई इंस्टिगेशन नहीं हुई। मैं एक जिम्मेदारी से आपको बात कर रहा हूँ, एंड आई एम रेडी टू कंटेस्ट इट ऑन एनी फोरम। सवाल यह है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की, मरियम साहबा ने की, या उनकी जमात के बाकी लोगों ने की, उसके जवाब में हमारे भी लहजे तल्ख हुए और शायद ज्यादा तल्ख हुए कई दफा, लेकिन हमने ये आगाज नहीं किया। एनीहाउ, जो हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, और उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो हल्की फुल्की जरा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और वज़ीर आज़म साहब ने थोड़ा सा इजहार भी करने की कोशिश की। तो हुकूमत अपने जस्टिस से यही इजहार करती है कि मुझे कोई खर्चा नहीं है। वो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आज़म साहब थे, तो उनसे अगले दिन इस्तीफा मांगा जा रहा था। उनको किसी ने कहा कि जी जमाली साहब आपकी हुकूमत कल जा रही है, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो परवाह ही नहीं है, और अगले दिन बाकी वो मुस्ताफी हो गए।
तो सवाल ये है कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों को यही शक पड़ता है, वो सावन के अंधे की तरह उनको हरा हरा नजर आता है। बट सवाल ये है, कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने कोई शक नहीं कि इस इत्तेहाद को कायम रखने में अपना बड़ा रोल अदा किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मुस्लिम लीग को और अपनी इत्तेहादी जमातों को भरपूर हिस्सा दिया। हिस्सा का मतलब है कि उन्हें खुली सियासत की इजाज़त भी दी, उनका साथ भी दिया, उनका जिक्र भी किया। अब आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मुसलसल गोलेबारी हो रही है, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने असम्बली में बिलावल साहब की तकरीर के दौरान कोशिश की, शाहिदा खान अब्बासी साहब बड़े सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, मरियम साहबा इस पर बड़ा कर रही हैं, कहीं ये इनकी आपस की लड़ाई आपके पलड़े में तो नहीं पड़ रही? दो पहलू हैं जी। एक तो ये कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, ये बात मियां शहबाज शरीफ साहब को सोचनी चाहिए और उनको करनी चाहिए, उसका इलाज ढूंढना चाहिए कि उनकी जमात के अंदर से और उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर से उनके बयानिए, उनकी कोशिशों को अगर काउंटर किया जा रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका इलाज तो वो ढूंढेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, मुस्लिम लीग क्यों कर रही? इस वक्त जो बयानिया बनना चाहिए था, पीडीएम बनी थी तो ये था कि इस हुकूमत को फारग करें। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में आग लगा दी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अदम इत्मीनान है, खारजा पॉलिसी का फेलियर है, दाखिला पॉलिसी का फेलियर है। कोई इदारा चल नहीं रहा, इनसे सिर्फ नारे मार रहे हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं टांग दूंगा, मैं फलान कर दूंगा। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? तो इनको फारग करना चाहिए और एक आईनी हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी चाहिए। बट क्या करें? हम कह रहे हैं, ये कह रहे थे हमारे साथी कि आप बाय इलेक्शन ना लड़े राना साहब। जी। हमने कहा जी इलेक्शन लड़ेंगे तो काम चलेगा। हमने इनको कन्विंस किया बाय इलेक्शन लड़े तो उससे हुकूमत के तो चूल्हे हिल गई। ये कह रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन ना लड़े बल्कि सेनेट को ब्लॉक करने की कोशिश करें, इस्तीफे दे दें। हमने कहा जी इस्तीफे देने के बावजूद सेनेट ब्लॉक नहीं होगा। हमने अपने साथियों को कन्विंस किया कि हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें उनको वॉक ओवर नहीं देना चाहिए इमरान खान को, वरना बैठ के रोते रहेंगे। कायरा साहब, अब आपके मौकिफ की तो तकलीद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। उन्होंने भी ये सोच लिया कि हमें पार्लियामेंट के अंदर दबाव बढ़ाना चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर दबाव बढ़ाने की बजाय। सवाल ये है कि अगर आज वो ये सोच रही है, ये वो एक्शन कर रही है, ये कह रही है, तो जो पीपल्स पार्टी कह रही थी तो पीपल्स पार्टी का उसमें क्या कसूर था? लेकिन वो एक मंतक इसमें रखते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस्तीफे अगर मजमूई तौर पर होते तो कुछ फायदा होता। अब अगर पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, हम मिलके देंगे तो फायदा नहीं होगा, इसलिए हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। सुनिए, ये बातें हमने उन मीटिंग्स के अंदर मियां साहब से, उनकी बाकी दोस्तों से भी की, मौलाना से भी सवाल किए कि जी आप इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अदम एतमाद करें। अच्छा, इस्तीफे हो जाते हैं, फर्ज करें हुकूमत गिर जाती, फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि वो इस्तीफे कबूल ना करते, फिर क्या होता? इस्तीफे तो मुस्लिम लीग ने भी कबूल नहीं किए थे, साल लेके बैठे रहे थे, फिर क्या होता? और दूसरी बात यह है कि हुकूमत गिर जाए, फर्ज करें गिर जाए, तो फिर क्या होगा? अगला इलेक्शन आ जाएगा। वो इलेक्शन कौन से कवानीन के तहत होगा? जो इस वक्त मुल्क में एग्जिस्टिंग कवानीन है, और उन कवानीन के नतीजे में फिर एक ऐसा ही इलेक्शन होगा। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये था कि आप कायरा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह है आइंदा आने वाले दिनों में कायरा साहब, क्या आप बजट, मौजूदा जो बजट पेश होना है, इसमें आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां खत्म हो जाएंगी और बजट के मामले पे फिर शहबाज शरीफ जो है उसके कहने पे सब इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कही है कि आप बजट को ब्लॉक करने की कोशिश करें, ये अवाम दुश्मन बजट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिशें, हमारी तवानाइयां, हमारा स्ट्रेंथ आपके साथ है, विदाउट एनी कंडीशन साथ है। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है अगर वो करेंगे तो बिस्मिल्लाह, हम कलेक्टिवली करेंगे। वो नहीं भी करेंगे तो पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये काम करेगी। सही, ये तो बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। अभी ब्रेक से पहले एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था एक टीम तश्कील दी गई है जो अपोजिशन से बजट के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातचीत कर रही है। तो अगर हुकूमत बातचीत करती है तो हुकूमत के साथ किन शराइत पे बातचीत करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत से बात करने को तो कोई तैयार था ही नहीं, और हुकूमत से बात करने के लिए एक रीजनेबली अच्छा माहौल बनना चाहिए, एक इज्जत आबरू की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह पर बैठ के बात होनी चाहिए। और
ये सारी कोशिशें, एजाज चौधरी साहब का मुझे बहुत एहतराम है, बड़े संजीदा आदमी हैं, सीनियर बंदे हैं, उनकी बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन एक छोटा सा पटाखा चलेगा, यदि पटाखा किसी का आर्गूमेंट चलेगा और ये सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। और वो पटाखा अगर बाकियों का रोक भी लेगा तो वज़ीर आज़म साहब को कौन रोकेगा? तो उनका फायर ब्रिगेड है पूरा, बल्कि गाली गलौज ब्रिगेड है, जीकी ब्रिगेड, उनको कौन रोकेगा? उनके वज़रा को कौन रोकेगा? कायरा साहब बिलावल भुट्टो साहब की जो बिल्कुल ऑफर है मुस्लिम लीग नून को, तो क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस ऑफर पे कोई मुस्बत जवाब आया, या यही जो आजकल मुस्लिम लीग नून गोलाबारी चला रही है वो आ रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा हों, शाहिद खान साहब हों, राना तनवीर साहब हों, शेख जुबैर उमर साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, ये सारे लोगों की बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बयानात आ चुके कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और ये हम पार्लियामेंट के अंदर प्रैक्टिस करें। हमें समझ है कि ये हुकूमत को टफ टाइम नहीं देना चाहते, उसको नहीं गिराना चाहते, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करती रहेगी। और हमने अगर शहबाज शरीफ साहब को ये अनकंडीशनल सपोर्ट की ऑफर की है तो हमारी ऑफर अपनी जगह मौजूद रहेगी, इस पर कोई विड्रॉ नहीं करें। मशवरा और ऑफर अपनी जगह मौजूद है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम नहीं देना चाहती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर टफ टाइम देगी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर एक नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात पे हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ दिनों पहले एक हिकमत अमली तरतीब दी थी कि अगर हुकूमत को टफ टाइम देना है तो वो किस तरीके से देना है। ट्रेडर्स और लेबर यूनियंस के साथ राब्ते शुरू किए गए थे, उसका क्या नतीजा रहा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना इरादा बदल चुकी है कि हमें टफ टाइम नहीं देना, या फिर लेबर यूनियंस और ट्रेडर्स यूनियन की जानिब से मुस्बत कोई जवाब नहीं मिला? देखिए, ये पूरी कोशिश की गई, पैसे इन्वेस्ट भी किए गए। आज भी एक मुलाकात हुई ट्रेडर्स के कुछ लोगों की, इससे पहले भी हुई, लेबर यूनियन से रब्ते किए गए, पूरी प्लानिंग की गई, उन्हें तैयार किया गया कि जिस दिन बजट आएगा आप इस्लामाबाद में, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये उन्हें तैयार किया जा रहा था कि जिस दिन बजट होगा आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर और भरपूर एहतजाज करेंगे, और उसमें मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों के लोग आपके साथ होंगे और वही सीन दोहराया जाएगा। या सच कुछ अर्सा पहले जो याद है सरकारी मुलाजमीन वहाँ पे एहतजाज करने गए थे, फिर सारा कुछ, ये सारी प्लानिंग कर ली गई थी। और मज़े वाली बात है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज कर लिया गया था, सारी प्लानिंग हो चुकी थी। प्लानिंग के बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग की क़यादत को, जो बैरून मुल्क बैठी है, उसे ये कहा था जनाब आप फिक्र ही ना करें। और मज़े वाली बात यह है कि एक शख्स जो साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उन्होंने कहा मैं ट्रेडर्स को मेरे बड़े करीब तलक रहे हैं, मैं उनको भी इस्तेमाल करूंगा, बहुत से बाहर से बड़ी कुव्वत जो होगी इकट्ठी हो जाएगी, और बहुत से लोगों से राब्ते करके ये फाइनल हो गया। लेकिन रिपोर्ट गई है साबिक वज़ीर आज़म को कि जनाब तमाम लोग, ना तो शटर डाउन होगा, ना इस्लामाबाद जाने के लिए लोग तैयार हैं। ये मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमने पूरी कोशिश की है, अगर इस्लामाबाद चले भी जाते हैं तो 500 या 1000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बाकी अगर हम अपने सियासी कारकुनों को साथ मिलाते हैं और फिर वो कहते हैं कि सियासी कारकुन भी ओपन होकर साथ आएँ तो फिर हम करेंगे। तो उन्होंने कहा जी अगर हमने सियासी कारकुन वहाँ बुला लिए तो फिर तो ये लगेगा सारा कुछ कर ही हम रहे हैं। हम तो ये तासर देना चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, आम शहरी जो है वो बजट के खिलाफ जा रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाद धरना देंगे। वहाँ पर जब धरना देंगे तो लाजमी बात है क्लैश की सूरत हाल पैदा होगी। तो जनाब आज उनका वो प्लान जो हुकूमत के खिलाफ था वो तो हो गया नाकाम। ये हम आपको बिल्कुल, और उस प्लान पे कोई पेशरफ्त नहीं होने वाली, ना पेशरफ्त होने वाली है। और उस प्लान के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों की क्लास भी हुई है कि आप तो ये कहते थे, अब उन्होंने कोशिश की रब्ता करके अपनी एक इत्तेहादी जमात के साथ जिनके पास इंफरादी कुव्वत है कि आप कोशिश करें, तो उनकी तरफ से जवाब आया जी कोशिश यही होगी, हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, बजट पे सिर्फ सरकारी मुलाजमीन या दूसरे को हम नहीं निकाल सकते। यानी मतलूबा अहदाफ पूरे नहीं हो चुके हैं, तो इस वजह से बैकफिट पे आना ज़्यादा मुनासिब लग रहा है उनको। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से कि जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट की पेशी के बाद क्या कोई तब्दीली भी मुतवक्के है, और अगर वो तब्दीली होगी तो किन बुनियादों पर होगी? जो माजी में तब्दीलियाँ होती रही उन बुनियादों पर, या वजह कुछ और हो सकती है? राना साहब देखें जी, वजह 3-4 वजूहात है। महंगाई के अलावा आवाम को उनके मुताबिक जो हुकूमत चाहती थी
अवाम उस तरह मुतमिन नहीं है। तो राना साहब ये तो फिर वफाक पे भी लागू होता है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल होता है। और कुछ मैं आपको बताऊँ, ये बजट ख़त्म होने दें, बजट मुकम्मल होने दें। बजट मुकम्मल होने के बाद पंजाब में कुछ वजारतों में, और वजारतों से ज़्यादा मैं आपको ये बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ, अहम तरीन सरकारी ज़िम्मेदारान जो हैं उनको तब्दील कर, सेक्रेटरी अहम तरीन मैं बता रहा हूँ आपको। और इसी तरह KPK के अंदर होगा, सेम इसी तरह KPK के अंदर होगा, क्योंकि अब फैसला कर चुकी है तहरीक इंसाफ कि हमने 2020 नहीं खेलना, बल्कि 10-10 ओवर्स का मैच खेलना है। और हम जिन जिन लोगों पे हमें 1% भी खदशा है कि इसकी वजह से काम ख़राब हुआ है, ये काम ठीक नहीं हो रहा और ये काम इस तरह नहीं हो रहा, उसको फ़ारिग कर दीजिएगा, उससे निजात दी जाएगी। अब वजारतें तब्दील की जाएंगी, लिस्टें बन चुकी हैं। या सर बिल्कुल लिस्टें बन चुकी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो चंद दिन पहले एक बड़ी अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है ना, उस पर उन लिस्टों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन वज़रा को डिस्कस किया गया है। बल्कि पंजाब के एक वज़ीर के मतलब तो कहा गया कि जनाब इस वज़ीर साहब ने तो कमाल ही कर दी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ ऐसी अहम तरीन इतलात वज़ीर आज़म के पास सबूत के साथ पहुँच गई हैं कि पैसे लेकर तैनातियाँ हो रही हैं। कौन सा अहम ब्यूरोक्रेट पैसे ले रहा है, AC DC, 2 दिन से कमिश्नर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पैसे दो, अपनी मर्ज़ी की तैनाती लो। कहाँ पर किसके साथ क्यों क्या हो रहा है, ये सारा कुछ तय है। और अब इस पे ज़रा वो एक बड़ा हल्ला सुनने में तो ये 1.5 करोड़ में तैनातियाँ हुई। अब 3 करोड़, मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ तो एक आम सी चीज़ है। हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरे पास तो अकाउंट नंबर भी हैं कि जिनमें पैसे जाते हैं। अब वो आगे से तैनातियाँ करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे से है, और मैं ऐसे शख्स हैं कि वो अहम तरीन सीटों पे बैठे हैं और उनके मीटरमैन जाते हैं, पैसे लेते हैं, कोई किसी जगह लेता है, कोई किसी जगह, किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब देखना यह है कि बजट के बाद तब्दीलियां किस तरीके से होती हैं, कितने बड़े पैमाने पर होती हैं, और तब्दीलियों से मुस्बत इशारे क्या नमूदार होते हैं। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।